नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। इस देश की सियासत में नारों का एक लंबा इतिहास है। आजादी के तुरंत बाद एक नारा लगा था, खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। शुरुआती समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी था। तब तत्कालीन जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक बाती था। उस वक्त जनसंघ ने चुनावी नारा दिया, देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार में नारा लगाते थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। कांग्रेस का सबसे चर्चित नारा रहा, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। विपक्ष ने इसकी काट में नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो ये नारे पार्टियों और नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं, तो कई बार बैकफायर भी कर जाते हैं। और क्या अब की बार 400 पार का नारा भी एनडीए के लिए बैकफायर कर गया? क्या इसीलिए बीजेपी सहित एनडीए की सीटें इस लोकसभा चुनाव में पिछली बार से कम हो गई? यह सवाल बीजेपी के सहयोगी दलों के बयान के बाद अब बड़ा हो गया है। इसलिए बिना देर किए आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, क्या कह रहे हैं एनडीए के दूसरे सहयोगी। सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने बयान दिया है, उससे बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस भी पार्टी भी सहमत है। हमारे वर्धापन दिन के जो समारोह में प्रफुल्ल पटेल साहब, हमारे अध्यक्ष साहब और बहुत जनों ने इस बारे में जिक्र किया कि एक्चुअल में परिस्थिति वैसी नहीं थी, वो इंटेंशन नहीं था। उसके संविधान को अगर उसको जोड़ने का कोशिश करेगा तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, संविधान के प्रति संभ्रमावस्था निर्माण करने में उनको यश मिला, और इसी वजह से थोड़ी अड़चन हो गई। ये उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं एनसीपी अजित पवार के नेता, क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे खुद, और क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। लेकिन 400 पार पर अब राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान आया है। 400 पार पर वायनाड में बोले राहुल, 400 का नारा संविधान बदलने के लिए ही था। पहले 400 पार कहा, फिर 300 और 200 तक आ गए। राहुल ने सभा में संविधान की कॉपी भी दिखाई एक बार फिर से। The Prime Minister was saying 400 par. All their senior leaders were saying 400 par, 400 par. After 1 month, they started saying 300 par, 300 par. After some time, 200 par, 200 par. And everybody saw the result of the election. The whole idea of 400 par was to change the Constitution of India. तो राहुल अभी भी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा था ही संविधान बदलने के लिए। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी से ज्वाइन कर रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से, एडवोकेट सुशील व्यास हैं, आप शिवसेना के शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ परिमल कुमार हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन भाई सुशील व्यास जी, सवाल सबसे पहला आपसे ही, ये एकनाथ शिंदे जी के बयान ने आग लगा दी है। उनके बयान का मतलब है कि 400 पार के नारे नहीं हरा दिया, इतनी कम सीटें आ गई, वरना सीटें बढ़ जाती है एनडीए की। बताइए क्यों कह रहे थे वो ये? स्क्रीन पे वो बयान उनका सुनाया, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब था 400 पार के नारे को विपक्ष ने एक भ्रमित करके, गलत एक नैरेटिव सेट करके जनता के बीच में, विशेषकर पिछड़े और दलितों के बीच में एक भ्रम फैलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हम करने जा रहे हैं जिनसे उनके अधिकारों के ऊपर हनन होगा। ये एक जो गलत अफवाह जो फैलाई, वो इतनी तेजी से गई, जिसका असर निश्चित रूप से हुआ है। शिंदे जी का कहने का मतलब वही था। शिंदे जी ने ये नहीं कहा कि 400 पार का नारा हमें नुकसान देगा। 400 पार के नारे का गलत नैरेटिव शेयर करके विपक्ष ने फायदा उठाने का प्रयत्न किया। कुछ हद तक वो सफल हुए। शिंदे जी की भावना ये थी कहने के पीछे। नहीं, शिंदे जी ये कह रहे हैं ना कि 400 पार का नारा दिया और विपक्ष ने उसको संविधान बदलने की बात से जोड़ दिया। तो कहने का मतलब तो यही है कि अगर संविधान बदलने की बात या 400 पार का नारा नहीं होता तो इतना नुकसान नहीं होता। दोनों में से एक चीज नहीं होती तो नुकसान नहीं होता। अब आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो मैं समझाइए सर, समझाइए। संविधान बदलने की बात कितनी भयानक तरीके से असर कर सकती है। देखिए, ऐसा है कि हर मीटिंग में राहुल गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाई, खड़गे जी ने किताब दिखाई कि अगर ये लोग 400 पार इसलिए लेना चाहते हैं कि संविधान के मौलिक ढांचे को बदलना चाहते हैं।
और मोदी जी ने खुद ने एक दो मीटिंगों में कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे 400 नहीं 543 हम जीत जाए, हम संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं कर सकते। अब तो आदरणीय जो अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित जो संविधान है उसके साथ खिलवाड़ मौलिक रूप से किया नहीं जा सकता और कानूनी रूप से भी नहीं किया जा सकता। अगर हमारे साथी जो विपक्ष में बैठे हैं अगर वो जानते हो 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों ने जो एक फैसला दे दिया है ऐसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उसके चलते मौलिक ढांचा जो संविधान का है कितना भी बहुमत आ जाए हम उसको बदल नहीं सकते। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने का जो नैरेटिव विपक्ष ने फैलाया उससे 400 पार के नारे को लोगों ने कनेक्ट कर दिया और नुकसान हो गया, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? चाहे वो बीजेपी के लल्लू सिंह हो, चाहे वो बीजेपी की ज्योति मिर्धा हो, चाहे बीजेपी के नेता हो जिन्होंने ऐसे बयान दिए, क्या आपको लगता है वो बयान भी नुकसान कर गए और इस 400 पार के नारे से जुड़ गए? अब वो बीजेपी के किस नेता ने क्या कहा वो तो भाजपा ही उस बारे में कह सकती है। मैं हमारे किसी नेता ने जो कहा है तो विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने, उनका कहने का मतलब था 400 पार का नारा कोई गलत नहीं था। हाँ। उसका जो दुरुपयोग विपक्ष ने किया है उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों को थोड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। अच्छा ठीक है, परिमल जी आपको भी यही लगता है जो बात ये कह रहे हैं, आपको भी यही लगता है कि 400 पार के नारे का दुरुपयोग, नारा गलत नहीं था लेकिन विपक्ष ने दुरुपयोग ज्यादा कर लिया, या आपको लगता है कि नहीं नारा नहीं देते तो ज्यादा सही रहता? देखिए, कोई भी पार्टी जो टारगेट फिक्स करती है तो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर फिक्स करती है। जिस तरह 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में स्थापित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उसमें वृद्धि हुई, किसानों के हितों की बात की गई। तो उन परफॉर्मेंस के आधार पर एनडीए ने सुनिश्चित किया, एक्सपेक्ट किया कि वी विल क्रॉस 400, ओके। लेकिन जैसे देखिए, एक्चुअली जो विपक्षी पार्टियां थी, जो कांग्रेस हो या बिहार में आरजेडी, ये तो झूठ और भ्रम फैलाने वाली पार्टियां हैं। आप समझिए इस बात को गौरव जी कि संविधान बदलने का जहां तक प्रश्न है तो संविधान बदलने या उसके किसी फीचर में परिवर्तन आप करते हैं तो दिस इज अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें पता है, मैं ये पूछ रहा हूं अगर केसी त्यागी जी ने कहा कि 400 पार के नारे का विपक्ष ने दुरुपयोग किया, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, परिमल जी मेरा सवाल सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 400 पार के नारे को विपक्ष ने उस तरह से खड़ा कर दिया आपके ही सामने जो आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए? नहीं, एक बात समझे कि जो संविधान संशोधन में 3 प्रक्रिया, जो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, दिस नंबर वाज हैविंग एनडीए विथ एनडीए इन द लास्ट लोकसभा, तो उसके बावजूद भी संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ। ये गलत नैरेटिव सेट किए इन्होंने। जैसे यदि ये पूरे प्रक्रिया को देखें, 1951 में व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, उससे 2014 तक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 8 से 9 अमेंडमेंट हुए जो जनहित से संबंधित है, नारी सशक्तिकरण से संबंधित है, SC/ST के आरक्षण से एक्सटेंशन करने की बात है। ये जितने भी परिवर्तन एनडीए गवर्नमेंट ने किए अपने काल में वो जनहित और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थे। ये पूछ नहीं रहा कि संविधान में कितने संशोधन आप लोगों ने किए, मैं आपसे सर पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं, आप मुझे संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे चुनाव में जो हुआ उसकी बात कर रहा हूं, उस पर आप आ ही नहीं रहे। घनश्याम तिवारी भी आ चुके हैं मेरे साथ, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। परिमल जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जेडीयू के नेता अगर ये कह रहे हैं कि 400 पारे का नारे का दुरुपयोग हुआ तो उसका मतलब क्या है सर? 20 सेकंड में सर। नहीं, दुरुपयोग का बात नहीं, इन लोगों ने गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। हाँ। जबकि आपको बतला दे कि कांग्रेस जो पार्टी है उसने जैसे 76 को ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी। देखिए उसमें 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट किए गए, 14 नए आर्टिकल जोड़े गए, 2 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जोड़ दिए गए, 1 शेड्यूल जोड़ा गया, प्रियम्बल में परिवर्तन किया गया। और आपको बतला दे कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बावजूद आप ये मानते हैं, उसके बावजूद आप ये मान रहे हैं, शिवसेना में ये मान रही है, उसके बावजूद एनसीपी अजित पवार ये मान रही है कि 400 पार की सीटें बीजेपी को इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते थे। ये नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो गया, आप ये मान रहे हैं। बताइए भाई प्रोफेसर नवल किशोर, फिर तुहिन सिन्हा के पास जाऊंगा। आप लोगों ने बीजेपी के नारे को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जबकि वो चाहते नहीं थे और इसलिए बीजेपी का ये प्रदर्शन रहा। अपनी वजह से नहीं आप जीते हैं, बीजेपी के नारे की वजह से आप जीते हैं।
नहीं, हमने तो उनके इंटेंट को एक्सपोज किया पब्लिक में कि जो वो चाहते थे, और जो उनके कई सारे उम्मीदवार ने पब्लिक फोरम पे ये कहा कि 400 सीट इसलिए दिया जाए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान के खिलाफत करने वाले लोग नहीं, वो ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब वो ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मकसद था ही नहीं। हालांकि विपक्ष ने उसको लोगों को संविधान बदलने की चीज से जोड़ दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो तो गिना रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने कितने संशोधन किए संविधान में, उतना तो किसी ने नहीं किए। नहीं, ये पूरा देश में सार्वजनिक सत्य है कि ये संविधान से नहीं, संघ के विधान से चलने वाले दल हैं, और इनके पीछे जो संगठन है वो संविधान विरोधी है। इनके जो कई सारे इंटेंशन है जो देखे गए हैं वो संविधान विरोधी है। एक नहीं है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जो उन्होंने जटिल किया है पिछले 10 साल में। आपने देखा होगा जब भी संसद के अंदर में बातचीत होती थी महत्वपूर्ण विधेयक पे, आप 150 सांसद को सस्पेंड करना ये क्या दर्शाता है? ये तो संविधान विरोधी है। जब भी इन्होंने पिछले 10 साल में जो भी काम किया है, जो बहुमत इन्हें मिला था विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, उसमें उन्होंने जो भी इनके विपक्ष में बोला, उनके खिलाफ में सारे संस्थाओं का, एजेंसियों का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया। ये उससे भी उनका मन नहीं भर रहा था। उससे भी लग रहा था कि जो वो चाहते हैं इस देश में कि भाजपा के अलावा कोई नहीं रहे। मतलब आप अभी भी इस चीज के साथ टिके हुए हैं कि असल में इनको 400 सीटें चाहिए थी संविधान बदलने के लिए, ये नैरेटिव नहीं था, ये असलियत है। आप अभी भी इसी बात पर टिके हुए हैं? नहीं, देखिए नैरेटिव तो ये बनाने का कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये थी कि पिछले 10 साल में जो इन्होंने काम किया था, इनको 200 सीट भी नहीं आने वाली थी। इस 400 नैरेटिव का फायदा मुख्य धारा जो मीडिया है वो भी उसने थोड़ा सहयोग किया कि कम से कम इनको उतना सीट आ जाए। वैसे तो जो उन्होंने काम किया पिछले 10 साल में, इनको 150 सीट भी नहीं आने थे, और 400 का जो नारा फिर आप कंफ्यूज कर दिए मुझे। आप कहना क्या चाहते हैं? 400 पार के नारे से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, 400 नारे जो कह रहे थे वो तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि जो उनका असली इंटेंट है कि लोगों को गुमराह करके अपने पक्ष में लोगों को लाएं, और उसका जो रियल इंटेंट था कि संविधान को बदले, आरक्षण का खिलाफत करें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जातीय जनगणना है वो तो भाजपा ही मांग कर रही थी 2010-11 में, और 2018 में कैसे पलट गए वो? आप जिन बातों के तरफ ध्यान हम लोग दर्शाना चाहते थे कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो करते नहीं। अच्छा, ये आपने बड़ी लाइन दे दी। तोइन सिन्हा के पास जाऊंगा मैं, अभी जा रहा हूं आपके पास, रुकिए। तोइन सिन्हा, आप बताइए। देखिए, 2 तरह के आपके ऊपर आज हमले हैं। एक हमला तो संविधान बदलने का आपके ऊपर लगातार चुनाव के दौरान से विपक्ष कर रहा है और कह रहा है कि 400 सीटें इसीलिए चाहिए थी क्योंकि उनको संविधान बदलना था। लेकिन आज आपके सहयोगी ये कह रहे हैं कि 400 पार के नारे को विपक्ष ने संविधान बदलने के नैरेटिव से जोड़ दिया और लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया कि भाई ये संविधान बदलेंगे, आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, 400 सीटें जो हैं वो हमारा संकल्प था। पिछले 10 वर्षों में कई बार हमने संकल्प की पूर्ति की है। एक आध बार जो है संकल्प पूरे नहीं हो पाते तो उसकी समीक्षा की जा रही है। जो शिवसेना, जो शिंदे जी ने कहा है उसका उत्तर जो है, उसका क्लैरिफिकेशन शिवसेना के प्रवक्ता ने दे दिया है। लेकिन देखिए, ये बेतुकी बहस क्यों हो रही मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि पिछले 8 दिनों से आपने देखा है कि सरकार ने किस तरह क्या बेतुका है सर इसमें? आपके सहयोगी ये बोलते हैं अगर कि भाई 400 पार का नारा दिया गया, उसको विपक्ष ने जोड़ दिया, उस नैरेटिव के साथ लोगों तक पहुंच गया, तो सवाल तो बनता है कि 400 के पार के नारे की वजह से कहीं ये बात हो गई क्या? इसमें बेतुका क्या है सर? नहीं, मैं ये आपकी अपेक्षाओं पर ये सवाल खरा नहीं उतरता है, दैट डजंट मीन कि ये बेतुका है सर। हम ऊंचा सोचते हैं, हमने अपना लक्ष्य बड़ा रखा था। कई बार जो है लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, जिसकी समीक्षा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 8 दिनों से चुनाव पीछे रह गया, हम आगे बढ़ गए हैं। 2 बड़े निर्णय नई कैबिनेट ने ले लिए, उस पर भी बहस हो लगातार कर रहे हैं। तो पिछले 3 दिन से आपके कैबिनेट पर, आपके गठबंधन के सहयोगियों पर लगातार बहस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आप मत बोल दीजिए कि बेतुकी बहस क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा था डजंट मीन कि बहस बेतुकी है। अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हो गया वो बीत गया। भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर जो है समीक्षा करती है अपने प्रदर्शन का, और समीक्षा चल रही है। बहुत जल्दी जो है कोर्स करेक्शन भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मुद्दा क्या? मैं तोइन जी सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मेरा सवाल सुन लीजिए तोइन जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 400 पार, जो शिंदे कह रहे हैं मैं वही बात मान लेता हूं, जो प्रोफेसर व्यास कह रहे हैं मैं वही मान लेता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं
400 पार का नारा, क्या वाकई विपक्ष इस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया कि हां ये 400 सीटें लाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे? आपका इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष इसमें कामयाब हो गया? देखिए, विपक्ष ने ये चुनाव केवल और केवल झूठ और मिथ्या के आधार पर लड़ा था। वो फेक वीडियो जो अमित शाह जी का निकाला था, उसके अलावा इन्होंने तो फेक गारंटी कार्ड बांटा है। तो हाँ, हो सकता है कि एक बार ये अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो गए हो, किस्मत ने इनका साथ दिया हो। हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। जो एग्जैक्ट कारण है उसकी समीक्षा चल रही है। बहुत जल्द जो है वो कोर्स करेक्शन के पथ पर हम अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए फिर घनश्याम तिवारी, आपका क्या कहना है इस पर? ये कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ और फरेब पे चुनाव लड़ रहा था, अब तो सरकार भी बन गई, अब तो कैबिनेट ने दो फैसले भी ले लिए, फिर इस बार क्यों बात हो रही है? नमस्कार गौरव, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार 10 साल तक एक ही राग अलापती थी कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देश के बहुत सारे संवैधानिक संस्थान, बहुत सारे मीडिया संस्थान सब मोदी जी के चरण वंदना में लगे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगे हुए थे, इन्हें कोई एनडीए से मतलब था नहीं। देश की जनता ने जैसा ही सुना 400 पार, उनको ये दृश्य समझ में आया और उन्होंने कहा कि अगर 400 पार नहीं है तब तो इस तरह की तानाशाही मोदी जी ने और अमित शाह ने लगाई है। अगर कहीं 400 पार हो गया तो इसका मतलब लोकतंत्र की गर्दन ही दबा देंगे ये लोग। सच ये है कि इस चुनाव में जो मेजॉरिटी मिली है वो घालमेल की मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी है, जो प्रशासन की दबंगई के चलते, गुंडाई के चलते, लोगों को वोट न देने के चलते, कुछ मतों के अंतर के चलते आई है। लेकिन इसका अभी लेकिन जनता जानती है, हमारे साथ बीजेपी भी है और बीजेपी के 2 मेजर अलाई भी हैं। बीजेपी हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट भी है, हमारे साथ जेडीयू भी है। ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 400 पार के नारे में कोई दिक्कत नहीं थी, नारा ठीक था, टारगेट दिया था ठीक था। ये तो आप लोग हैं, विपक्ष है, जिसने लोगों तक झूठ बोला ये कि 400 सीटें आएंगी तो ये संविधान बदल देंगे। ये इसका ठीकरा आप पे फोड़ रहे हैं घनश्याम जी। देखिए, पहले तो ये शिवसेना एक ही है। महाराष्ट्र के लोगों ने चुनाव में बताया एक ही शिवसेना है। एक नकली शिवसेना असली शिवसेना के पीठ में छुरा घोंप करके बनाई गई थी, जिसे जनता रिजेक्ट कर रही है। इसी तरीके से एनसीपी एक ही है। एक नकली एनसीपी शरद पवार जी के पीठ में छुरा घोंप कर बनाई गई थी, जिसे जनता रिजेक्ट कर रही है। ये जो तानाशाही है कि हम अपने ही सहयोगी दल को गिद्ध की तरह नोच डालेंगे, उसका चुनाव चिन्ह ले लेंगे, उसकी नेता ले लेंगे, उसकी सरकार ले लेंगे, इस तानाशाही को जनता पहचानती है। उसको उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जनता ने रिजेक्ट किया है। जब भारतीय जनता पार्टी अब अयोध्या में हार जाती है तो जनता बता रही है कि आप राम राज नहीं दे सकते, आप केवल रावण जैसा तानाशाह राज दे सकते हैं, आप सोने की लंका बना सकते हैं, लेकिन न्याय प्रिय रामराज नहीं दे सकते। ठीक है, बताइए भाई प्रोफेसर व्यास, सुनील व्यास जी, क्या कहेंगे आप? गौरव जी, मैं बाकी बातों को डील करूं उसके पहले मैं तिवारी जी ने जो कहा नकली और असली के बारे में, बहुत उसका विरोध करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उससे ऊपर तो कोई न्यायपालिका में है नहीं, और इलेक्शन कमीशन, दोनों ने हमको विधिवत रूप से, अधिकृत रूप से शिवसेना माना है। तो अब तिवारी जी के कहने से असली नकली नहीं हो जाता, और वो शायद वो अवमानना कर रहे कहीं न कहीं न्यायपालिका की और इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए लोग जिन्होंने निर्णय दिया उनकी। ठीक है, दूसरी चीज तिवारी जी को पता नहीं, तिवारी जी को आपने बात जवाब दे दिया, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने कोई मंथन किया होगा ना, आप लोगों ने जब बैठे होंगे महाराष्ट्र में, पिछली बार आपके पास कितनी सीटें थी? 41 सीटें थी। खाली 15 सेकंड खाली। बोल दीजिए। मैं तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि अगर आप वो जरा एनालिसिस उठा के देख ले, मतदान जो हुआ है वो शायद दूसरे गुट से ज्यादा शिव शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को पूरे महाराष्ट्र में अब भी कम सीट लड़ने के बावजूद 2 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो क्या असली नकली की बात जरा नहीं, असली नकली की बात का जवाब असली नकली है ही नहीं। असली नकली की बात का जवाब आपने दे दिया। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप कम सीटों पे लड़े, आपको ज्यादा वोट मिले, लेकिन एनडीए का जरा मुझे बताइए कितना नंबर है इस बार महाराष्ट्र में? पिछली बार 2019 में कितना नंबर था और 2014 में कितना नंबर था? कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी वजह से यह हार हुई? अगर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं तो उन्होंने कहा ना कि महाराष्ट्र में महायुति की हार इसी वजह से हुई क्योंकि यहां तक नैरेटिव लोगों तक चला गया। तो कौन है इसका जिम्मेदार? मैं बड़े सम्मान के साथ विनम्रता से गौरव जी आपको फिर कहना चाहता हूं, शिंदे जी का कहना यह नहीं था। शिंदे जी का कहना था कि उस
400 पार के नारे को विपक्ष ने गलत भ्रम फैला करके उसका उपयोग करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो कामयाब हुए, यही मात्र शिंदे जी का कहना। शिंदे जी ने कभी नहीं कहा कि इस नारे की वजह से हम हारे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए फिर क्या वजह है जिसकी वजह से एनडीए की इतनी बुरी हार हुई, एनडीए में महाराष्ट्र में इतनी सीटें कम हुई, बताइए क्या वजह है उसकी? कुछ तो आप लोगों ने विश्लेषण किया होगा। अब विश्लेषण अभी तो 3-4 दिन हुए, शपथ हुआ है, अब सभी निश्चित रूप से उसका आत्मविश्लेषण होगा। हर पार्टी में चाहे जीते या हारे, उसका विश्लेषण तो हर दल में होता है, हर परिस्थिति में होता है। निश्चित रूप से हम उसका विश्लेषण करेंगे। सीटें कम हुई है उसको गिनती पे महाराष्ट्र की एक सीट का गणित जानते हैं और आपको पता नहीं है कि 4 दिन में हमें पता नहीं लगा कि हम क्यों हारे। नहीं, हम क्यों हारे? सवाल कम सीटें आने का मतलब होता है कि हम हारना नहीं हुआ। हाँ। सीटें कम आई हम उसको मानते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पूरे महाराष्ट्र में मात्र 2 लाख वोट एनडीए और इंडिया के अंदर वोटों में फर्क है। तो वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इनकी सीटों पे, अलग अलग सीटों पे क्या कारण रहे। कुछ लोकलाइज इश्यूज भी होते हैं, कुछ कैंडिडेट को लेके भी होता है, कुछ वहां के स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 400 पार या मोदी जी या शिंदे जी की वजह से ही तो आपको ये पता चल गया कि 400 पार के नारे का नैरेटिव विपक्ष ने गलत फैलाया, इस वजह से हारे। लेकिन वो केंद्रीय मुद्दे क्या हैं, वो लोकल मुद्दे क्या हैं, वो स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आपको ये नहीं पता चला। खैर, उम्मीद करता हूं कि अभी 1-2 दिन में आप लोग इसका विश्लेषण कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा देर हो जाएगी वरना। बताइए प्रोफेसर नवल किशोर, क्या कहना चाहते हैं? सर 1 मिनट रुकिए। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है और हास्यास्पद भी है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि नफरत, हिंसा, दुष्प्रचार का जनक है भारतीय जनता पार्टी। एक एक नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता इस काम में पूरी तरह से प्रशिक्षित है। आज जब हम लोग सच बोले इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल इंटेंट है कि अगर उसे 400 पार का संख्या मिलेगा तो संविधान को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि उसके खिलाफ में उसके दुष्प्रचार, उसके नफरत और उसके हेट स्पीच के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसको कहीं ना कहीं एजेंसियों से परेशान करेंगे। वो चाहे मीडिया के लोग ही क्यों नहीं हो, विपक्ष के लोग ही क्यों नहीं हो। ये सच बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 का % बहुमत आता तो कोई ना कोई इस तरह का दुष्कर्म जरूर करती। तो पिछले 10 साल में भी जो उसे बहुमत मिला है, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने लगातार मोदी सरकार का नारा दिया है, जबकि एनडीए सरकार नहीं। लेकिन आप एक मिनट बताइए प्रोफेसर नवल किशोर, आपने इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। एक चीज बताइए, बार बार खुद बीजेपी के लोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी हम देख लें तो लगभग 400 सीटें हमारे पास संसद में हैं, हमने कौन सा संविधान बदल दिया? वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूं आपको। अभी उन्होंने सहयोगियों के साथ 2014 और 2019 में जीता, लेकिन मोदी सरकार का दम भरना और अपने ही लोगों को परेशान करना या विपक्ष को परेशान करना, ये प्रचंड बहुमत का घमंड नहीं था तो क्या था? आप बताइए। कोई मीडिया का लोग जो कि कप्तान को कोई भूला है, बात घमंड की नहीं है। देखिए, बात संविधान बदलने के नैरेटिव की है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 400 सीटें तो अभी भी थी, हमने कौन सा संविधान बदल दिया? तो इस बात में गलत क्या है? नहीं, बदला उन्होंने। आपने देखा नहीं, जो संविधान कहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उन्होंने संविधान बदल के दिया। उन्होंने कौन सा उस पर कोई कमिटी बैठाया, कोई रिपोर्ट लिया, कौन सा आधार था? बता दीजिए। तो संविधान में इतने सारे संशोधन जो हुए वो पहले से थे क्या नवल किशोर जी? इतने सारे संशोधन जो आपकी पार्टी के गठबंधन सहयोगियों ने जो किया, वो पहले से संविधान में था क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल, लेकिन उसमें 150 लोगों को सस्पेंड तो नहीं किया ना, उस तरह का कोई कानून तो नहीं बनाया ना। आपने देखा होगा कि इस सरकार के निर्णय के खिलाफ में अगर कोई सार्वजनिक तौर पे अगर बोलता है तो आप देखें कि लोकसभा के सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो गई। आपने देखा नहीं क्या? कौन उसमें झूठ बोल रहा था? जो सच बोलने की सदस्यों की सदस्यता क्या पहली बार समाप्त हुई है? बताइए भाई, तोइन सिन्हा जवाब दीजिए। तोइन सिन्हा जवाब दीजिए। जिस तरीके से ठीक है, आप आपके आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। आपके आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। भाई तोइन सिन्हा जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से आपके शो पर आज इस विपक्ष को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे कौन से संशोधन से प्रॉब्लम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लाए वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन प्राप्त हो, या जो नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट जिसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया 2018 में, जिसकी सिफारिश आज से 60 वर्ष पहले की गई थी काका केलकर कमीशन में, क्या उन्हें इससे प्रॉब्लम है? नारी आरक्षण में आपने दलित और बैकवर्ड महिलाओं को जगह नहीं दिया। आज वो एक्सपोज हो चुकी है। आपके शो में इनको खुलासा करना पड़ेगा कि कौन सा हमने ऐसा संशोधन किया जो जनहित में नहीं है। बताइए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं आप?
प्रोफेसर नवल किशोर जवाब देंगे आप इसका? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो आपने मैं कह रहा हूँ कि जो आरक्षण में आपने दलित और ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं दिया, ये उनके खिलाफ में था, पूरे देश के मानसिकता के खिलाफ में था। और 29 के आप 24 में देते, लेकिन जिनका जो हक है उसके आधार पर क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात ये बताइए, जातीय जनगणना पर आपने यू टर्न क्यों लिया? 2018 तक आपका पोजीशन क्या था? अब बताइए 2010 में आपका पोजीशन क्या था? आप जातीय जनगणना पर क्यों आप पीछे तरीके से पूछ रहा हूं कि आप मुझे स्पेसिफिक इंस्टेंस बताइए जब हमने संविधान के विरुद्ध काम किया है। अरे आपके अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया आप उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करिए। ये झूठा आरोप लगाना, आप खुद इस शो पर आप नहीं स्पष्ट तौर पे बता पा रहे कौन सा ऐसा काम हमने किया जहां संविधान का हनन हुआ है। बिल्कुल हुआ है, आपने जो भी कदम उठाया है। ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, टेक्निकल ग्लिच है कुछ, आपकी बात सही से नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर को कहता हूं आपको रिकनेक्ट करें। इस बीच अभी घनश्याम कुछ बोलना चाहते हैं। घनश्याम जी, संविधान, अच्छा घनश्याम से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। जेडीयू वाले परिमल जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए परिमल जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? तो तब तक घनश्याम जी को और नवल किशोर जी को रिकनेक्ट कीजिए। बोलिए परिमल जी, बोलिए। देखिए, एनडीए विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, युवाओं को रोजगार इत्यादि को एजेंडा लेते हुए जनता के बीच गई और जनता ने उसका सम्मान किया और क्लियर कट एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त हुआ और हम उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही सरकार का गठन हुआ, सरकार ने स्पष्ट किया कि ज्ञान 4 महत्वपूर्ण, G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, एक्चुअली A फॉर अन्नदाता एंड N फॉर नारी शक्ति। तो देखिए, ये तो 4 जो आधार थे, ये हमारे अब आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का भी यूएसपी रहा है और हम लोग तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, तो विपक्ष प्रत्येक लेवल पर झूठ और भ्रम फैलाने की बात की है। जैसे एक तो इन्होंने कहा कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदलेगा। आखिर ये बतलाएं कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि 400 के संख्या बल जरूरी है संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, आपने अच्छा सवाल पूछा। बताइए घनश्याम बताइए कि कहाँ लिखा है कि 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए? एक मिनट, आपने सवाल पूछा परिमल भाई, अब जवाब सुनिए। परिमल भाई, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। बताइए घनश्याम। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि देश की जनता ये देख रही है। अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, तुहिन जी भी बोल रहे थे कि M फॉर महिलाओं के लिए नारी शक्ति, N फॉर नारी शक्ति। स्पष्ट बोले, संवैधानिक बात अब करते हैं तो संवैधानिक जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपको बोलना होगा। बतलाएं आपकी संविधान के किस अनुच्छेद में 400 संख्या बल जरूरी है संविधान संशोधन और संविधान बदलने के लिए? सुन लीजिए, अब परिमल भाई आपने पूरा स्पष्ट सवाल पूछ लिया, बड़ा टेक्निकल पूछा, यूपीएससी टाइप। अब जवाब देने का मौका दीजिए भैया। घनश्याम बताइए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात, गौरव कि इन्होंने कहा नारी शक्ति, ये मोदी जी ने कल ट्वीट किया था कि अब ये मोदी का परिवार आप लोग लिखना बंद कर दीजिए। अरे मुद्दे पर आइए ना, किस अनुच्छेद में संविधान के किस भाग में प्रावधान है कि 400 संख्या बढ़ाने पर संविधान बदला जा सकता है? कृपया बीच में न बोले, ये दर्शकों का अपमान है, ये दर्शकों का अपमान है। आपने अपनी बात रखी, मैंने सुना, अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, मुख्य मुद्दे पर आएंगे परिमल भाई, आएंगे। घनश्याम भागने वाले प्रवक्ताओं में से नहीं, अभी बताएंगे। बोलिए घनश्याम, बताएंगे। घनश्याम बताइएगा, उनके कंसर्न को एड्रेस जरूर कीजिएगा। बोलिए घनश्याम। इन्हीं की बात को इन्होंने कहा, ये नारी शक्ति के ऊपर जो सरकार प्रज्वल रेवन्ना का परिवार बनी हुई है वो सरकार नहीं करेगा। डायरेक्ट बतलाएं, सरकार नहीं। जो आपने भ्रम फैलाया कि 400 पार पर संविधान बदल जाएगा, इस तरह के संविधान के किस अनुच्छेद जिनके ऊपर नेताओं परिवारों के ऊपर किस तरह के घिनौने अपराध लगे हुए हैं, उसके बचाव में परिमल खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार कभी भी नारी शक्ति का उदाहरण नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 400 पार से। ये 2 बातें हैं इसमें जो दर्शकों को जानना जरूरी है। संविधान लिखने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि एक चुनी हुई संसद एक घालमेल की मेजॉरिटी से इसे राज्यसभा में किसानों का बिल पारित कर देगी, जहां पर हरिवंश जी जो जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं उस समय चेयरपर्सन थे। दूसरी बात, देश के संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था ये एक चुनी हुई संसद से लगभग 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाएगा,
जनता ने इसका जवाब दिया है। 400 पार जनता ने नहीं कहा था, 400 पार मोदी जी ने कहा था। अच्छा, तो उसके जवाब में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए घनश्याम, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था? एक मिनट रुकिए परिमल भाई, रुकिए घनश्याम, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि एक सरकार आएगी और इस देश में आपातकाल लगा देगी और एक कोर्ट के फैसले को मानने से मना कर देगी? क्या देश के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था? एक मिनट परिमल भाई रुकिए, आप कंटिन्यू मत बोलिए भाई, रुकिए अभी। अरे मुझे भी कुछ सवाल पूछ लेने दीजिए भैया, आपने एक बढ़िया सवाल पूछ लिया, उसका जवाब वो दे रहे हैं। घनश्याम जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान निर्माताओं ने अगर ये नहीं सोचा था कि एक चुनी हुई सरकार 150 सांसदों को सांसद से निलंबित कर देगी, तो क्या ये सोचा था कि एक सरकार कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए इस देश में 42वां संशोधन करेगी और आपातकाल लगा देगी? गौरव, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन आप ही ने का प्रयास किया है। इंदिरा गांधी रुकिए परिमल भाई रुकिए ना। अरे परिमल भाई रुकिए नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, रुकिए परिमल भाई। घनश्याम तिवारी का मौका है, रुकिए घनश्याम तिवारी बोलिए। अभी परिमल भाई मौका दूंगा मैं आपको बोलने का, अभी खत्म नहीं हो डिबेट। बोलिए घनश्याम, बोलिए। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि परिप्रेक्ष्य है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में जनता तानाशाहों को और तानाशाही के खूंखार सपने देखने वालों को सबक सिखाना चाहती थी। हम उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ये चुनाव 1975 और 1977 के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। ये वर्तमान सरकार के खूंखार तानाशाही इरादों के ये चुनाव जिस भी मुद्दे पर लड़ा गया, आपने इस चुनाव में सरकार की सत्ताधारी पार्टी के इंटेंट पर सवाल उठाया कि 400 पार इनको क्यों चाहिए। तो इंटेंशन और रिकॉर्ड, उसमें ज्यादा भारी क्या होता है? एक वो जो कर चुका है और एक वो जो कर सकता है, इसमें ज्यादा भरोसा किस पे किया जाएगा? हमने नहीं उठाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, वो लोग जगह जनता को उन्होंने धमकाना शुरू किया कि 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। इसीलिए ये लोग जातीय जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। जब देश की जनता ने ये जाना कि ये लोग 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 400 पार का तो कोई दुख है नहीं। अच्छा, मैं एक मिनट रुकिए परिमल, मैं ग्राफिक्स दिखाइए और मैं चाहूंगा तोहिन उस चीज को बहुत ध्यान से सुने, तोहिन सुने और बीजेपी के सहयोगी सुने। उस ग्राफिक्स को लाइए, अभी सब लोग चुप रहिए। एक मिनट आ रहा हूँ। यूपी का एक हमने यहाँ पर CSDS का हमारे पास एक सर्वे है और तोहिन भाई मैं आप चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नैरेटिव कितना नीचे तक पहुंचा है या ये बात लोगों के मन में कितना घर कर गई है कि 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। इसको आप इस वोट परसेंटेज से समझ सकते हैं। देखिए यूपी में किस जाति का वोट परसेंटेज कितना बटा, आप देखिए सवर्णों का वोट एनडीए को 79% मिला है, लेकिन वहीं अगर ओबीसी में आए यादव जाति का तो मात्र 15%, कुर्मी कोयरी की बात करें तो 61%, लेकिन अन्य ओबीसी केवल 59%, जाटव केवल 24%, गैर जाटव 29%। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं यहाँ तोहिन भाई कि ये जो वोट परसेंटेज है ये उन लोगों में जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, क्या ये वोट परसेंटेज ये नहीं बताता, क्योंकि यूपी में आपकी जो दशा हुई है, क्या ये वोट परसेंटेज ये नहीं बताता कि उन लोगों में जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है ये बात गई कि बीजेपी कहीं आरक्षण खत्म ना कर दे या संविधान में बदलाव ना कर दे? देखिए, निश्चित रूप से ये भ्रम जो है लोगों में फैलाया गया और एक तबका जो है उस भ्रम का शिकार भी हुआ। लेकिन क्या यही कारण था या और भी कारण तो है? लोगों तक फिर तोहिन भाई एक सवाल और आता है, बहुत अच्छी बात है, फिर एक सवाल और आता है कि लोगों का तक अगर विपक्ष ने ये भ्रम फैलाया तो लोग क्यों उस बात को मान गए? ऐसा क्या आधार था उनके पास? क्या ये 400 का नारा तो वो आधार नहीं था? देखिए, अगर इस बात को पूरी तरह मैं नहीं मानता हूं कि यही एक कारण था, क्योंकि बगल में मध्य प्रदेश है, वहां हमने क्लीन स्वीप किया। गुजरात में लगभग जो है 26 में से 25 सीटें पाई। बहुत कई अन्य राज्य हैं, उड़ीसा में हमने जो है 21 में से 20 सीटें पाई। हिमाचल और उत्तराखंड में सारी सीटें पाई। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में नेशनल इश्यूज पर वोटिंग हुई है और कुछ राज्यों में लोकल इश्यूज प्रभावित थे। क्या उन लोकल इश्यूज में ये भ्रम का भी एक रोल था? ये निश्चित रूप से इस बात पर समीक्षा हो रही है और जब समीक्षा पूरी हो जाएगी तो आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है सुधार के पथ पर वैसे ही अग्रसर हो जाए। लेकिन आज राहुल गांधी ने फिर एक बार यही बात कही है कि देखो हमने इन पर प्रेशर बनाया, हमने इनकी लगाम खींची, तभी आज संविधान को ये माथे से लगा रहे हैं। देखिए, अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं बहुत चिंतित होता। तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों से कम आया है। तीसरी बार, पहली बार इतिहास में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। लेकिन आज 8 दिन हो गए, यहां तो हमने सरकार बना दी, पोर्टफोलियो
का वितरण हो गया, वो एलओपी तक नहीं तय कर पा रहे, ये तक नहीं तय कर पा रहे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। बस जो है बहकी बहकी बातें कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से। तो मेरे ख्याल से इस विपक्ष को भी जिम्मेदार होना चाहिए। तब नहीं, एक चीज और बताइए, क्या आपके बड़बोले नेताओं ने जो संविधान बदलने की बात कही, क्या उसका भी नुकसान हुआ आपको? देखिए, 2019 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे सबको कहा था कि छपास से बचना चाहिए, ये आपको भी याद हो। तो निश्चित रूप से कुछ लोग जो उस मैसेज को नहीं समझ पाए, तो उसका कहीं ना कहीं तो कुछ नुकसान हुआ ही है। चलिए, आपने बड़ी क्लियरली बता दिया, ये मान गए कि जो लोगों ने बयान दिया उसका गलत हुआ, असर हुआ। अब मेरे पास समय कम है, 20 सेकंड दूंगा। पहले प्रोफेसर नवल किशोर, फिर घनश्याम तिवारी। प्रोफेसर नवल किशोर पहले आपके पास, लेकिन मात्र 20 सेकंड में अपनी बात कहिएगा, बोलिए। बिल्कुल। अरे गौरव जी, बड़ा हास्यास्पद है, प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा बीमारी है छपास का। अरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्रोफेसर नवल किशोर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं आप, तो प्रोफेसर हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। अच्छा, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने बोला कि उनके बाकी शब्द अच्छे नहीं है, गलत आप बोल रहे नहीं, बोल रहे हैं, लोग तय करेंगे, शब्द अच्छे नहीं है। नहीं, बिल्कुल तय करेंगे। और उन्होंने तय किया है, वो प्रधानमंत्री ने लगातार मुद्दों से भटकाकर बात किया है। मटन पे कौन बात किया, मछली पे कौन बात किया, मुजरा पे कौन बात किया, भैंस पे कौन बात किया, मंगलसूत्र पे कौन बात किया, बताइए मुद्दे पे कौन, सब प्रधानमंत्री ने बात किया। ये बात बेहद गंभीर है। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष में है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लगातार 3 बार सरकार बनाने के बावजूद इसी देश ने चुना है, इसी देश ने सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं को दी हैं, इसी देश ने इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें केवल बीजेपी को दी हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप घनश्याम तिवारी, आपका नंबर, बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए, जो तुहिन ने कहा कि हम लोग ने एलओपी नहीं चुना, हम ये मानते हैं कि जनता का मैंडेट है कि वो नई सरकार देखना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में देखना चाहती है, और हम उस मैंडेट को पूरा करके रहेंगे। ये 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधियारी रात भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छा, एक चीज और आज ही मुझे, अच्छा घनश्याम तिवारी, मैं आपसे सवाल पूछ नहीं पाया, अब सवाल छोटा सा है मेरा। आज ही अखिलेश जी ने भी तो 300 सीटों का टारगेट दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, तो 400 पार उधर है, तो आप भी तो उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। देखिए, हमने तो वो टारगेट दिया है जो जनता चाहती है। हम कोई तानाशाही को स्थापित करने के लिए टारगेट नहीं दे रहे हैं। जनता का जमीन पे ऐसा मानना है कि उन्हें युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार चाहिए, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए। चंद पूंजीपतियों से चंदा दो, धंधा लो के मॉडल से 13,000 करोड़ कमाने वाली पार्टी नहीं चाहिए। हम करें तो रासलीला, दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला, लेकिन ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, उसमें ये सारी चीजें होती रहती हैं। आप अपने बात को सही ठहराते हैं, सामने वाली की बात को गलत ठहराते हैं, लेकिन जनता तय कर देती है। 2024 के चुनाव में जनता तय कर चुकी है, 2027 के लिए जो टारगेट अखिलेश जी ने दिया है उसमें भी जनता तय कर देगी। फिलहाल आप लोगों के साथ बातचीत बड़ी अच्छी रही, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना समय हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।